क्या आप जानते हो दोस्तों, इंडियन थिएटर कल्चर ऑलमोस्ट 5000 साल पुराना है। इतना पुराना होने के बावजूद यहाँ पर वुमेन को पूरी फ्रीडम थी कि वो एक्ट कर सकती थी ड्रामा में, नाटक में। पर आप ये बात जानकर बहुत ज़्यादा शॉक होंगे कि इंग्लैंड में ऐसा नहीं था। इंग्लिश थिएटर में बैंड था, वुमेन एक्ट नहीं कर सकती थी। यहाँ पर फीमेल के रोल्स भी मेल्स ही निभाया करते थे। सदियाँ बीत गई। माना जाता है कि जो पहली वुमेन जिन्होंने प्ले परफॉर्म किया था वो था इन ईयर 6060। तो ये जो डेट है तकरीबन 44 साल के बाद, शेक्सपियर की मौत के बाद एक वुमेन ने परफॉर्म किया था एक ड्रामा में। चलिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं अबाउट इंग्लिश थिएटर। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं द ओरिजिन ऑफ द इंग्लिश ड्रामा। अब इंग्लिश ड्रामा से एसोसिएटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को हम देखेंगे कि कैसे एक पूरा ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा का डेवलप किस तरह से होता है, फ्रॉम लिटरोलॉजिकल ड्रामा टू मिरेकल मिस्ट्री प्लेस, फिर मोरालिटी प्लेस और फाइनली हम देखेंगे इंटरल्यूड्स। तो आज का ये सेशन होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे तो मुझे ये बताते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर किसी को सही तरीके से पता नहीं कि ड्रामा या नाटक का ओरिजिन हुआ कैसे इंग्लैंड में। क्योंकि कई मैन्यूस्क्रिप्ट्स या बुक्स अवेलेबल नहीं है जो एग्जैक्ट टाइमलाइन बता सके कि ड्रामा का ओरिजिन किस प्रकार हुआ। पर कई सारे स्कॉलर्स का मानना है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद ये इंग्लिश ड्रामा का ट्रेडिशन शुरू हुआ। अब क्वाइम कॉरिटस की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड लिटरेचरल ड्रामा है। लिटरेचरल ड्रामा को कहा ही जाता है एज अ फर्स्ट फेज ऑफ इंग्लिश थिएटर। पहले तो जब ये ड्रामा परफॉर्म किया जाता था वो मेजरली लैटिन या तो फ्रेंच लैंग्वेज में होती थी, पर धीरे धीरे इसको वर्नाकुलर इंग्लिश लैंग्वेज में किया जाने लगा। हालांकि कई दफ़ा लैटिन फ्रेजेस का भी इस्तेमाल किया जाता था। अगर ड्रामा की स्पेसिफिकली बात करूँ तो पहले तो ये ऑल्टर में परफॉर्म किए जाते थे, पर फिर ज़रूरत लगी उनको तो उन्होंने चर्च का इस्तेमाल किया और उसके बाद चर्च यार्ड का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे ये मार्केट प्लेस टाउन्स में पहुंच गया ये ड्रामा का परफॉर्मेंस। अब लिटरेचरल ड्रामा का जो मेन एम है वो है रिलीजियस मैसेज देना, और लिटरेचरल जो ड्रामा है उसमें मेजरली क्लर्जी लोग ही परफॉर्म करते हैं। चलिए फर्स्ट फेज ऑफ ड्रामा देखने के बाद देखते हैं हम सेकेंड फेज ऑफ इंग्लिश ड्रामा, जो कि है मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस। अब बात करते हैं मिरेकल प्लेस की। तो मिरेकल प्लेस डील करती है लाइव्स ऑफ सेंट्स पर, और ज़्यादातर केसेस में मिरेकल प्लेस प्रेजेंट इस तरीके से किए जाते थे कि एक स्टेज होता था जिसके नीचे व्हील्स लगे हुए होते थे। इसे कहा जाता था पैजीना और पेजेंट। अब ये जो टर्म है वो क्यों अप्लाई किया गया, एक तो ये मोबाइल स्पेक्टिकल था और दूसरा ये कि इसे एक टाउन से दूसरे टाउन लेकर जाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता था। अब हम देखते हैं कि इन ईयर 1264 ऑफिशियली ये डिसाइड किया गया कि कॉर्पस क्रिस्टी डे के दिन मिरेकल प्लेस परफॉर्म किए जाएंगे। एक रीज़न इसका ये था कि ये वन ऑफ द फेवरेट फीस्ट डे हुआ करता था। इसी के बाद से हम देखते हैं कि मिरेकल प्लेस की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। अब मिरेकल प्लेस वो परफॉर्म किए जाते थे सीक्वेंस वाइज, तो इनको कहीं दफ़ा कहा जाता है एज साइकिल प्लेस। अब 4 मेन साइकिल्स है मिरेकल प्लेस के अंदर। पहला तो है चेस्टर प्लेस, सेकंड है यॉर्क प्लेस, थर्ड है टाउनली या वेकफील्ड प्लेस और फोर्थ है लेडिस कॉवेंट्री या हैग प्लेस।
अब चेस्टर साइकिल के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्लेस थे वो थे 25, यॉर्क के अंदर 48, टाउनली या वेकफील्ड साइकिल के अंदर थे 32 और लास्ट जो कि कॉवेंट्री साइकिल है उसके अंदर थी 42। अब फर्स्ट मिरेकल प्ले जो कि है लूकास डे सांता कैथरीना। मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस को समझने के लिए उनका डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो मिरेकल प्लेस था वो उसके अंदर जितनी भी स्टोरीज थी वो बेस्ड होती थी ऑन सीन्स, पर मिस्ट्री प्लेस का इस प्रकार से था कि जितनी भी स्टोरीज थी वो सारी रिलेटेड थी बाइबल पर। अब यहाँ पर पूरी लाइफ ऑफ क्राइस्ट को दर्शाया जाता था। यहाँ पर 3 मेन एलिमेंट्स जैसे बर्थ, डेथ एंड रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट को परफॉर्म किया जाता था मिस्ट्री प्लेस के अंदर। चलिए देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ प्ले जो कि है मोरालिटी प्लेस। अब 15th सेंचुरी में मोरालिटी प्लेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे। इसके जो मेन रीज़न पॉपुलर होने की है, इसके जो कैरेक्टर्स है वो रिप्रेजेंट करते थे ह्यूमन क्वालिटीज़ को। मतलब इसके कैरेक्टर्स के नाम बहुत ज़्यादा यूनिक होते थे, जैसे मर्सी, विजडम, एंजल, डेविल, विट, फेथफुल, ऐसे नाम होते थे कैरेक्टर्स के। अब यहाँ पर कैरेक्टर्स ना तो बाइबल से रिलेटेड होते थे, ना ही कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करते थे। अब हम देखेंगे कि मोरालिटी प्लेस धीरे धीरे डेवलप होकर इंटरल्यूड्स में बदल जाएंगे। इंटरल्यूड्स को हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पर मोरालिटी के कुछ ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। चलिए, इंग्लिश लिटरेचर में 5 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि मोरालिटी प्लेस के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। नंबर फर्स्ट है वो है एवरीमैन, सेकंड है मैग्निफिसेंस जो कि लिखी गई है जॉन स्केलेटन ने, थर्ड है द कैसल ऑफ परसिवरेंस, फोर्थ है मैनकाइंड और फिफ्थ है विजडम। अजय लास्ट की 3 है, द कैसल ऑफ परसिवरेंस, मैनकाइंड और विजडम। ये तीनों को कहा जाता है एज मैक्रो प्लेस भी। अब आप पूछोगे मैम इसे मैक्रो प्लेस क्यों कहा जाता है? तो इसे मैक्रो प्लेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ओनर का नाम रेवरेंड कॉक्स मैक्रो है, तो इसी से इसका नाम आया है मैक्रो प्लेस। ये बात करते हैं पहली मोरालिटी प्ले जो कि है एवरीमैन। अब ये प्ले बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं है। यहाँ पर जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है एवरीमैन। अब एवरीमैन रिप्रेजेंट करता है प्रत्येक व्यक्ति को, तो इसको लेने आई है मृत्यु। मृत्यु मतलब डेथ कैरेक्टर है, वो लेने आया है उसको अपने अंतिम समय पर। तो अब एवरीमैन सोचता है कि वो अपने साथ लेकर जाएगा कुछ लोगों को, पर वो जब जाता है अपने फ्रेंड्स, पहला कैरेक्टर यहाँ पर है फेलोशिप, तो वो मना कर देता है। दूसरा कैरेक्टर है काइंड्रेड, मतलब काइंड्रेड का मतलब होता है फैमिली, ठीक है, वो कैरेक्टर भी इससे मना कर देती है। फिर थर्ड कैरेक्टर आता है कज़िन, कज़िन भी मना कर देता है। और फोर्थ कैरेक्टर आता है गुड्स। अब गुड्स रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है पैसा को, वेल्थ को, वो भी मना कर देता है। आखिरकार नॉलेज एक होती है, वो रेडी होती है उसके साथ जाने में, पर नॉलेज उसे बताती है कि तुम्हें एक्चुअली गुड डीड्स के साथ जाना चाहिए, जो कि उसकी बहन है, तो वो उसके साथ जाएगी। बट गुड डीड्स को लगता है कि पहले एवरीमैन ने मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, तो अब मैं उसके साथ कैसे जाऊँ, पर आखिरकार वो मान ही जाती है और एवरीमैन के साथ लास्ट में जाती है गुड डीड्स, और बाकी कोई भी उसके साथ जाने को रेडी नहीं होता। तो आप देख सकते हो कैसे एलेगोरिकल एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। चलिए बात करते हैं सेकंड मोरालिटी प्ले जो कि लिखी है जॉन स्केलेटन ने। अब इस प्ले का नाम है मैग्निफिसेंस, मेन कैरेक्टर का नाम भी है मैग्निफिसेंस। अब मैग्निफिसेंस यहाँ पर है एक प्रिंस, एक उदार प्रिंस। अगर मैग्निफिसेंस को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब आता है भव्यता, वैभव, शान और शौकत। तो ये होता है मैग्निफिसेंस।
अब ये जो प्रिंस होता है वो बर्बाद हो जाता है उसकी लाइफ में बैड काउंसलर्स की वजह से, पर हम देखते हैं वो हिम्मत नहीं हारता और उसे दो हमराही मिलते हैं, एक होता है गुड होप और दूसरा होता है परसिवरेंस। ये दोनों की मदद से ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान बन जाता है। तो यही है पूरी प्ले। अच्छा, मोरालिटी प्लेस के अंदर हमने कैटेगरी बात की थी जिसे मैक्रो प्लेस कहा जाता है। अब फर्स्ट प्लेस के अंदर है द कैसल ऑफ परसिवरेंस। अब ये प्ले के अंदर क्या होता है कि मैन के गुड एंजल और उसकी गैंग की बैटल होती है मैन के बैड एंजल और उसकी गैंग के साथ, और आखिर में हम देखते हैं कि गुड एंजल्स जीत जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट मैक्रो प्ले की, जो कि है मैन काइंड। अब इसमें मेन कैरेक्टर का नाम है मैन, जो कि काम करता है एज अ फार्मर। और 4 इवल कैरेक्टर्स इसकी बुद्धि भ्रष्ट करना चाहते हैं। पहला है मिस्चीफ, सेकेंड है नॉट जो कि रिप्रेजेंट करता है नथिंगनेस को, थर्ड है न्यू गाइस, न्यू गाइस का यहाँ पर सिंबलाइज करता है एज फैशन, और फोर्थ है नावडेज। नावडेज अब यहाँ पे सिंबलाइज करता है जो सिर्फ आज के लिए जीते हो। पर अब इसको बचाने आ जाता है कैरेक्टर जिसका नाम है मर्सी। चलिए बात करते हैं लास्ट मोरालिटी प्ले, जो कि है विजडम। अब यहाँ पर एक डेविल होता है जो कि है लूसीफर। अब वो करप्ट करना चाहेगा 3 कैरेक्टर्स को, जो कि है माइंड, विल और अंडरस्टैंडिंग। पर लास्ट में एक कैरेक्टर आएगा विजडम और ये तीनों को बचा लेगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि 15th और 16th सेंचुरी आते आते मोरालिटी प्लेस ले लेती है बैक सीट और ट्रेंड में हो जाते हैं इंटरल्यूड्स। अब इंटरल्यूड्स परफॉर्म होते थे रॉयल कोर्ट्स में और कॉलेजेस में। अब ये रईसों के सामने परफॉर्म होते थे, इसलिए प्रोफेशनल एक्टर्स इसमें लगते थे। हालांकि हमने देखा कि मिस्ट्री प्लेस में लोकल एक्टर्स होते थे, पर यहाँ पर प्रोफेशनल एक्टर्स होते थे। अब आप पूछोगे मैम इंटरल्यूड और मोरालिटी प्लेस में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि मोरालिटी प्ले सिर्फ एलेगोरिकल होते थे नेचर वाइज, पर जो इंटरल्यूड्स है उसमें एलेगरी तो है प्लस उसमें कॉमेडी भी मौजूद है। जो सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि मोरालिटी प्लेस लेंथ वाइज लॉन्गर होती थी कंपेयर टू इंटरल्यूड्स, मतलब इंटरल्यूड शॉर्टर होगी और मोरालिटी प्लेस जो होती थी काफ़ी हद तक लॉन्ग होती थी। चलिए बात करते हैं 3 इम्पॉर्टेंट फिगर्स जिन्होंने इंटरल्यूड्स लिखी। पहले तो है जॉन रेस्टिल। अब इन्होंने लिखी इंटरल्यूड 4 एलिमेंट्स। सेकंड है हेनरी मेडवॉल जिन्होंने इंटरल्यूड लिखी फुलकिंस एंड लुक्रीज। और थर्ड है जॉन हेवुड जो कि ना केवल राइटर थे बल्कि सिंगर भी थे। इनकी जो प्रिंसिपल वर्क है वो है द 4 पीस। अच्छा, अब याद रखना इनके वर्क और वर्क के नाम, बिकॉज ये कहीं दफ़ा नेट और सेट एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं प्लॉट द 4 पीस का। अब हेवुड ने ये प्लॉट इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि 4 लोगों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। कैरेक्टर्स का नाम है पामर, पार्टनर, पॉथिकेरी और पैडलर। ये चारों के बीच में कंपटीशन है कि ये चारों में से कौन सबसे बड़ा झूठ बोल सकता है, और लास्ट में पामर जीत जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पामर ने ऐसा कौन सा झूठ कहा होगा कि वो जीत गया। इसी के साथ मैं करती हूँ ये सेशन का एंड। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे और भी एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे।